तरक्की करना गुनाह नहीं है, पर वक्त को मात देकर वक्त से भी तेज टकसाली सड़क पर कोई रेहड़ी दौड़ाते हुए गाड़ियों को भी पीछे छोड़ दे तो भावे तन्नी लाजमी। पॉन्टी चड्ढा की कहानी बस यही है। एक रेहड़ी पर शराब की दुकान के बाहर नमकीन और चखना बेचते बेचते वो कब मॉल की ऊंचाई लांग गया, किसी को एहसास तक नहीं हुआ। तो पेश है गुरदीप सिंह की यानी पॉन्टी चड्ढा बनने की पूरी कहानी। मुरादाबाद में शराब की दुकान के बाहर नमकीन और मछली की एक छोटी सी रेहड़ी। और दिल्ली की चौखट पर नोएडा में खड़ा यह आलीशान मॉल। एक फर्श तो दूसरा अर्श। मछली से मॉल तक की ऊंचाई पॉन्टी चड्ढा ने कब और कैसे तय की ये छोड़िए, उसका असली नाम गुरदीप सिंह था। यह भी ज्यादातर लोगों को तब पता चला जब उसकी मौत की खबर टीवी पर आई। जी हां, यही खासियत थी पॉन्टी चड्ढा की। कैमरे, चमक दमक और सुर्खियों से हमेशा दूर रहे। हालांकि खुद बॉलीवुड की चमक को फाइनेंस करता था, पर खुद रोशनी से दूर रहता। शायद उसे डर था कि कहीं रोशनी पड़ी तो उसके कारोबार के काले धब्बे उजागर हो जाए। बस इसीलिए वो हमेशा रोशनी को मैनेज करता रहा, ताकि अंधेरे में पनप रहे उसके कारोबार की चमक से किसी की आंखें न चौंधियां। किस्मत ने भी उसका क्या खूब साथ दिया। शनिवार को उसकी मौत की खबर के साथ ही झोपड़े से महल तक की उसकी यात्रा और भाई के हाथों भाई के खून की कहानी खबरिया चैनलों पर तन्ने ही जा रही थी कि तभी बाला साहब ठाकरे की मौत की खबर आ गई। फिर क्या था, तमाम कैमरों का रुख दिल्ली के छतरपुर के उसके फार्म हाउस से सीधे मुंबई में मातोश्री की तरफ मुड़ गई। और इस तरह पॉन्टी चड्ढा की जिंदगी का आखिरी दिन भी मैनेज हो गया, ठीक वैसे ही जैसे उसने हमेशा अपने जीते जी किया था। पॉन्टी चड्ढा की तरक्की की कहानी किसी फैंटेसी से कम नहीं। बात 80 के दशक की है। पिता कुलवंत सिंह चड्ढा मुरादाबाद में शराब की एक दुकान के आगे रेहड़ी पर शराबियों के लिए नमकीन और फिश फ्राई बेचा करते थे। पॉन्टी भी काम में पिता का हाथ बटाता। तब उसका एक ही सपना था, अपनी शराब की दुकान। और आखिरकार जुगाड़ से एक दुकान हाथ लग गई। इसके बाद तो जैसे उसके सपने को पंख लग गए। 1 से 2, 2 से 4 और 4 से 4000। जी हाँ, पॉन्टी चड्ढा ने शनिवार को जब दम तोड़ा तो अकेले उत्तर प्रदेश में उसकी शराब की 4000 दुकानें थी। पर यह धंधा यूं ही नहीं चमका था। इसके पीछे थी पॉन्टी चड्ढा की मैनेज करने का हुनर। नेताओं से लेकर नौकरशाहों तक पहुंच बनी तो सत्ता के गलियारे तक अपने आप पहुंच बन गई। देखते ही देखते गुरदीप सिंह अब पॉन्टी चड्ढा और फिर चड्ढा ग्रुप का मालिक बन बैठा। उसने ऐसी सेटिंग की कि उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरे राज्य में शराब बेचने का उसे ठेका दे दिया। और फिर पॉन्टी चड्ढा ने खेला सबसे बड़ा खेल, एक राज्य, एक दाम, एक विक्रेता। अब दाम मनमर्जी का था, बेचने वाला भी एक, ग्राहक के पास कोई दूसरी च्वाइस ही नहीं। पॉन्टी शराब बनाने वाली कंपनी से सस्ती शराब खरीदता और मनमर्जी से महंगे दामों पर बेचता। नेताओं और अफसरों को उसने ऐसा मैनेज कर रखा था कि लखनऊ में सरकार किसी की भी हो, शराब का ठेका हर बार उसी के नाम खुलता। शराब से कमाई हुई तो पॉन्टी रियल एस्टेट में भी हाथ आजमाने लगा। नोएडा में पहला मॉल और मल्टीप्लेक्स सेंटर स्टेज खोला तो बेटे मोंटी ने उसी मॉल में उत्तर भारत का सबसे बड़ा नाइट क्लब एलिवेट खोला। पॉन्टी अब मशहूर हो रहा था।
पर साथ में बदनाम भी। उसने यूपी में चीनी मिलों को सस्ते दामों में खरीदना शुरू कर दिया। रियल एस्टेट में लखनऊ से लेकर नोएडा और लुधियाना से लेकर दिल्ली जयपुर तक मॉल मल्टीप्लेक्स की छड़ी लगा दी। वेब सिनेमा के नाम से पहले उसने मल्टीप्लेक्स बनाए और फिर खुद ही फिल्मों को भी फाइनेंस करने लगा। सत्ता से नजदीकियों का क्या मतलब होता है, ये लोगों ने तब देखा जब मायावती सरकार ने बाल विकास एवं पुष्टाहार योजना के तहत 10,000 करोड़ का ठेका भी पॉन्टी चड्ढा को दे दिया। यानी एक शख्स एक ही वक्त में राज्य के लोगों को शराब पिला रहा था और लगे हाथ बच्चों को दूध। राज्य में सरकार बदली पर ठेका लेने वाला नहीं। पॉन्टी चड्ढा पर कहने को बस एक बार शिकंजा कसा। पिछले यूपी चुनाव के ऐन पहले उसके घर, दफ्तर और मॉल पर छापे मारे। पहले खबर आई कि करीब 200 करोड़ रुपए भी मिले हैं, पर बाद में फिर सब कुछ मैनेज हो गया। पर करीब 6,000 करोड़ से भी ज्यादा एम्पायर खड़ा करने वाला, जो हर चीज आसानी से मैनेज कर लेता था, अपने घर और भाइयों को मैनेज नहीं कर पाया। दरअसल पिछले साल पिता कुलवंत की मौत के बाद परिवार बिखर सा गया। भाई 6,000 करोड़ के साम्राज्य में हिस्सा चाहते थे, खासकर छोटा भाई हरदीप, क्योंकि हरदीप को लगता था कि पॉन्टी अपने बेटे मोंटी को ज्यादा हैसियत दे रहा है। और बस यही पॉन्टी चड्ढा पहली बार मार खा गया। वो भाई को मैनेज कर पाता उससे पहले ही गोलियां चल गई और दोनों भाई 6,000 करोड़ का साम्राज्य छोड़कर यूं ही चले गए। पॉन्टी चड्ढा की तरक्की की कहानी वाकई हैरान करने वाली है। वो एक ही वक्त में बड़ों को शराब पिलाता और बच्चों को दूध। जाहिर है दोनों के टेस्ट अलग और इनका असर भी। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या शराब ने दूध के रिश्ते का खून किया या फिर दूध का रिश्ता शराब पर हावी हो गया। शम्स ताहिर खान, दिल्ली, आज तक। फार्म हाउस के अंदर करीब 30 राउंड से ज्यादा गोलियां चली, पर इनमें से आधी गोलियां सिर्फ पॉन्टी चड्ढा और उसके भाई हरदीप को ही लगी। क्यों? पॉन्टी चड्ढा का एक हाथ आधा बेकार था, जबकि दूसरे हाथ में सिर्फ 2 उंगलियां थी। फिर वो गोली कैसे चला सकता था? आखिर शनिवार दोपहर फार्म हाउस के अंदर हुआ क्या था? पेश है पूरी कहानी। शनिवार दोपहर 12 बजे से लेकर 12:30 बजे के दरमियान आखिरकार छतरपुर के फार्म हाउस नंबर 42 में क्या हुआ था? किस बात पे पॉन्टी और उसके छोटे भाई हरदीप के बीच झगड़ा हुआ? किसने किस पर पहले गोली चलाई? और क्या खुद पॉन्टी चड्ढा ने भी गोली चलाई थी? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब सभी जानना चाहते हैं, और इसका जवाब दे रही है FIR नंबर 496, जिसमें शूटआउट की पूरी कहानी कलमबंद है। पर FIR की कहानी आपको सुनाऊं उससे पहले जरा ये तस्वीर देख लीजिए। ये पॉन्टी चड्ढा है। जरा गौर से इसके हाथ को देखिए। बचपन में पतंग के चक्कर में बिजली का करंट लगने से पॉन्टी का एक हाथ आधा कट गया था, जबकि दूसरे हाथ में भी सिर्फ 2 उंगलियां थी। जाहिर है 2 उंगलियों से न पॉन्टी रिवॉल्वर पकड़ सकता था, न गोली चला सकता था। यानी पहले या बाद में छोड़िए, पॉन्टी ने कोई गोली ही नहीं चलाई। तो फिर क्या हुआ था फार्म हाउस में? दरअसल प्रॉपर्टी को लेकर भाइयों में झगड़ा तो पुराना था, पर शनिवार को मामला इसी फार्म हाउस को लेकर गरमाया। दरअसल ये फार्म हाउस हरदीप चड्ढा बेचना चाहता था। उसने बाकायदा फार्म हाउस के गेट पर फॉर सेल भी लिख दिया था। ये काला पेंट उसी फॉर सेल पर पोता गया है। FIR के मुताबिक उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन सुखदेव सिंह सुबह 9:30 बजे पॉन्टी चड्ढा के छतरपुर में ही दूसरे फार्म हाउस पहुंचे। 21 नंबर फार्म हाउस 42 नंबर फार्म हाउस से मुश्किल से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। पॉन्टी चड्ढा 12 बजे के करीब अपनी गाड़ी में सुखदेव सिंह और अपने गार्ड के साथ 42 नंबर फार्म हाउस पहुंचता है। फार्म हाउस का मेन गेट बंद था, उस पर ताला लगा था। पॉन्टी चड्ढा के इशारे पर उसके गार्ड गेट खोलने की कोशिश करते हैं। पॉन्टी चड्ढा और सुखदेव खुद गाड़ी में ही बैठे रहते हैं।
तभी अचानक वहां एक गाड़ी आकर रुकती है। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, पोंटी का छोटा भाई हरदीप उस गाड़ी से उतरता है। वो उस गेट की तरफ बढ़ता है जिसे पोंटी का सिक्योरिटी गार्ड जबरदस्ती खोलने की कोशिश कर रहा था। गेट खोलते देख हरदीप तुरंत अपना पिस्टल निकाल लेता है और गेट खोल रहे सिक्योरिटी गार्ड पर गोली चला देता है। उसकी देखा देखी हरदीप के गार्ड भी गोली चलाने लगते हैं। फायर होते ही सिक्योरिटी गार्ड फार्म हाउस के अंदर भाग जाता है। इसके बाद हरदीप उस गाड़ी की तरफ मुड़ता है जिस पर पोंटी चड्ढा और सुखदेव सिंह बैठे थे। गाड़ी के करीब पहुंचते ही हरदीप और उसके गार्ड अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं। गोलियों से पोंटी का पेट और सीना छलनी हो जाता है। वो गाड़ी की सीट पर ही लहूलुहान होकर गिर पड़ता है। हरदीप को बेतहाशा फायर करते हुए देखकर सुखदेव का सरकारी गनर और पोंटी के पीएसओ भी फायरिंग करने लगते हैं। देखते ही देखते छतरपुर का सेंट्रल ड्राइव इलाका ताबड़तोड़ गोलियों की आवाज से थर्रा उठता है। जवाबी फायरिंग में खुद हरदीप को भी कई गोलियां लगती हैं। वो जख्मी जान बचाता हुआ फार्म हाउस के अंदर भागता है और फिर गिर पड़ता है। गोली लगने से बुरी तरह जख्मी हुए पोंटी को बाद में उसके गार्ड वसंत कुंज में फोर्टिस अस्पताल ले जाते हैं, पर तब तक वो दम तोड़ चुका था। जबकि हरदीप फार्म हाउस के अंदर गार्ड रूम में जाकर गिर पड़ता है और वहीं दम तोड़ देता है। राम किंकर सिंह के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। आखिर वो क्या हालात थे जब एक भाई खुद अपने ही भाई के खून का प्यासा हो गया? आखिर पहली गोली किसने चलाई? अगर पोंटी चड्ढा खुद अपने भाई की गोली से मरा तो पोंटी के भाई को किसने गोली मारी? शनिवार की दोपहर को छतरपुर के फार्म हाउस में दो भाइयों के बीच हुए इस खूनी खेल का राज जितना पेचीदा है उतना ही भयानक। पोंटी चड्ढा, शख्स 1, गनमैन 35। भाई हरदीप चड्ढा, शख्स 1, गनमैन 20। लेकिन इसके बावजूद जब दोनों तरफ से गोलियां चली तो न कोई गनमैन काम आया और न ही कोई कवर काम आया। देखते ही देखते दोनों भाइयों की गोलियां एक दूसरे का सीना छलनी कर गईं। आता भी कैसे? जो बचपन से साथ रहे, साथ खेले और साथ बड़े हुए, जब वही एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएं, तो भला कोई भी गनमैन, कोई भी सिक्योरिटी गार्ड क्या करे? छतरपुर के चड्ढा फार्म हाउस पर कल हुई शूटआउट की ये वारदात धोखे और नफरत की कुछ ऐसी ही दास्तां है। जिस फार्म हाउस को लेकर दोनों भाइयों में झगड़े की शुरुआत हुई थी, उसी फार्म हाउस पर जब पहली गोली चली तो गोली चलाने वाले के सिवाय किसी को ख्वाबों में भी इसका गुमान नहीं था। न तो वहां मौजूद पीएसओ और न गनमैन इस हमले के लिए तैयार थे। लिहाजा हरदीप ने अपनी ऑटोमेटिक पिस्टल से जैसे ही पहला फायर किया, गोली सीधे पोंटी के सीने में जा लगी। हरदीप के सिर पर खून सवार था। एक गोली के बाद वो रुका नहीं और अपने पास मौजूद 2 इटालियन पिस्टल से पोंटी पर ताबड़तोड़ हमले करने लगा। इसी सिलसिले में उसने पोंटी के गार्ड नरेंद्र को भी निशाने पर लिया। अब बारी थी जवाबी कार्रवाई की। सो पोंटी पर फायरिंग होता देख पोंटी के साथ फार्म हाउस में पहुंचे सुखदेव सिंह नामधारी के पीएसओ ने हरदीप पर फायरिंग शुरू कर दी। तकदीर का खेल देखिए कि 4 गोली लगने के बाद हरदीप ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। लेकिन 11 गोली लगने के बावजूद फोर्टिस अस्पताल तक पहुंचने के बाद पोंटी की जान गई। वारदात के वक्त हरदीप के साथ पंजाब पुलिस के 3 पीएसओ मौजूद थे, जबकि 3 छुट्टी पर थे। हरदीप अपने साथ दूसरे प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स लेकर अपने फार्म हाउस पर पहुंचा था, जबकि पोंटी वहां तकरीबन 35 सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ पहले से ही फार्म हाउस पर कब्जा कर चुका था। फिलहाल क्रॉस फायरिंग की इस वारदात के बाद क्रॉस एफआईआर दर्ज की गई है। पहला एफआईआर नामधारी के बयान पर कत्ल और कत्ल की कोशिश की धाराओं के तहत दर्ज किया गया है, जबकि दूसरा एफआईआर हरदीप के मैनेजर के बयान पर लिखा गया है। फिलहाल पुलिस ने दोनों भाइयों के कॉल डिटेल्स की पड़ताल भी शुरू कर दी है ताकि मामले को और गहराई से समझा जा सके। योगेश कुमार और राम किंकर सिंह के साथ हिमांशु मिश्र, दिल्ली, आज तक। दोनों भाइयों के गार्ड ने गोली चलाई और दोनों भाई मारे गए। इस शूटआउट के बारे में अभी तक लगातार यही तस्वीर पेश की जा रही है, पर क्या यही आखिरी सच है या फिर कहानी कुछ और है? इस शूटआउट को लेकर दरअसल कुछ सवाल उठ खड़े हुए हैं।
शनिवार को छतरपुर के इस फार्म हाउस में हुई खूनी झड़प ने पोंटी और हरदीप की तो जान ले ली, लेकिन एक ही झटके में इस संगीन वारदात के बाद कई सवाल जिंदा हो गए। पोंटी चड्ढा के फार्म हाउस के बाहर करीब 15 मिनट तक अंधाधुंध फायरिंग होती रही और एफआईआर में लिखी पंक्तियों के मुताबिक पोंटी के भाई हरदीप ने सुखदेव सिंह पर भी गोली चलाई, जो उस वक्त पोंटी चड्ढा के साथ गाड़ी से फार्म हाउस पहुंचे थे। सवाल यही खड़ा हुआ कि आखिर हरदीप ने सुखदेव सिंह पर गोली क्यों चलाई। सवाल यह भी है कि पोंटी चड्ढा उत्तराखंड के अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन सुखदेव सिंह के साथ उस फार्म हाउस में क्यों पहुंचे थे जहां हरदीप और उसका परिवार रहता था। एक सवाल तो यह भी खड़ा हो जाता है कि क्या पोंटी चड्ढा नहीं जानता था कि जिस वक्त वो फार्म हाउस पर पहुंच रहा है उस वक्त हरदीप घर पर नहीं होगा। रविवार को पोंटी चड्ढा और उसके भाई हरदीप का पोस्टमार्टम एम्स में किया गया और पोंटी के शरीर में 11 गोली और हरदीप के शरीर में 4 गोली होने का खुलासा डॉक्टरों की तरफ से किया गया। लेकिन शाम होते होते खबर आई कि पोंटी का दोबारा पोस्टमार्टम किया जाएगा क्योंकि उसके शरीर में कुछ गोलियां अब भी मौजूद हैं। सवाल यही उठता है कि डॉक्टरों ने किस जल्दबाजी में पूरा पोस्टमार्टम अंजाम दिया। क्या पहली बार की जांच में यह साफ नहीं हो सका कि आखिर पोंटी के शरीर में कितनी गोलियां हैं? और आखिर में यह सवाल सभी की जुबान पर आया कि क्या महज प्रॉपर्टी के झगड़े की वजह से दो सगे भाई एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए या फिर वजह कोई और भी है। राम किंकर सिंह और हिमांशु मिश्र के साथ अनुज मिश्र, दिल्ली, आज तक।